नमस्कार साथियों। लेट्स माइक के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में। स्वागत है मिश्रा जी। धन्यवाद। अशोक गहलोत के अब तक के राजनीतिक सफर को आप किस तरह देखते हैं? अरिंदम जी, राजस्थान के अंदर बहुत से राजनेता हुए, मुख्यमंत्री के पद पर भी विराजमान हुए, केंद्र में मंत्री भी रहे, दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया अशोक गहलोत, मैं राजस्थान के तमाम राजनेताओं में अशोक गहलोत को एक अलग कैटेगरी में रखता हूं। इसलिए नहीं कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए भी नहीं कि वो कांग्रेस संगठन में बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, बल्कि इसलिए कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है उसके कई आयाम, कई पड़ाव ऐसे हैं जो आज की राजनीति में नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनके लिए प्रेरणादायी है। मुझे याद आता है कि आज से 48 साल पहले 15 जून, आज का ही दिन था जी। 15 जून, और राजस्थान विधानसभा के जो नतीजे हैं 1977 में वो आ रहे थे। उससे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के 77 में, उसमें राजस्थान में कांग्रेस 25 में से 24 सीटें हार गई थी। सिर्फ एक सीट नागौर की, जहां नाथूराम मिर्जा जीते थे, और अच्छे अच्छे मार्जिन से सारे नेता हार गए थे। तो उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए 3 महीने बाद, तो कांग्रेस में टिकट लेने वालों का टोटा था। लोग नहीं चाहते थे कि इस माहौल में हम चुनाव लड़ें और पराजय का सामना करें। जोधपुर जिले में एक सीट थी, हर विधानसभा की तरह वहां भी यही हालत थी। तो एक सीट पर 26 साल के एक युवा ने कहा कि मैं लड़ूंगा। जहां टिकट मांगने वाले पीछे जा रहे थे, वहां उस युवक ने आगे आके कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव होते हैं और 4200 वोट से वो युवा चुनाव हार जाता है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट थी, वहां 152 सीटों पर जनता पार्टी को मिलती है जीत, जो नई नई बनी थी जनता पार्टी आपातकाल के बाद, और 41 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस समझ जाती है। सबसे करारी पराजय थी राजस्थान में 1947 के बाद 30 सालों में। कोई बात नहीं, राजस्थान में सरकार बनती है, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। वो जो 4200 वोट से जोधपुर जिले की एक सीट पर युवक हार गया था, उसकी हार में निराशा नहीं थी, हार का गम जरूर था, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उस युवक ने अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी थी। पैसे का अकाल था, उस समय अभाव था, और चंदा जितना कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था। 2 साल 2.5 साल में जनता पार्टी की सरकार केंद्र की भी गिरी और राजस्थान में विधानसभा भी सरकार भैरव सिंह जी की चली गई। लोकसभा चुनाव होते हैं, वही तजुर्बा था कि पिछली बार जब 24 सीटें कांग्रेस हार गई थी तो टिकट लेने वाले कम थे, वो उत्साह नहीं था। एक उम्मीद थी, लेकिन एक आशंका भी थी कि कहीं चुनाव के नतीजे क्या हो। लेकिन इस बार उस समय जो 28 साल का युवा हो गया, उसने टिकट नहीं मांगी। कांग्रेस पार्टी ने जोधपुर लोकसभा सीट से उस युवक को टिकट दिया, और उस युवक ने 4200 की जो हार थी वो 52,000 से जीत में बदली। उस युवक का नाम था अशोक गहलोत। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, कोई राज परिवारों से होता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड से होता है, कोई परिवार से आता है कि उसके पिताजी राजनेता रहे। देखिए, अशोक गहलोत गिने चुने नेताओं में है जिनका ना कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति में था, और खास बात यह कि ना उनके पास जातीय समूह, जो राजस्थान में हम देखते हैं ना, जाट, राजपूत, SC, ST, जिनका वोट बैंक है, तो उनके नेता अपेक्षाकृत अधिक सफल माने जाते हैं। देखिए, अशोक गहलोत जिस समुदाय से आते हैं, जाति वाली से, वो राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और 5-7 सीटें छोड़ दे तो बहुतायत नहीं है कि कोई आदमी विश्वास के साथ चुनाव लड़ सके कि वह यहाँ इतने तो मेरे जाति के वोट है। वो जो अशोक गहलोत ने 1980 में जीत हासिल की, फिर 1984 में भी जीत हासिल की, फिर 91 में लोकसभा का चुनाव जीता, 96 में लोकसभा का चुनाव जीता, और 98 में, तो लगा बीच में एक 89 का चुनाव था। वही जो लहर
जिस लहर में अशोक गहलोत 1977 में पहली बार हारे थे, उसी तरह की लहर 1989 में थी। बोफोर्स प्रकरण के बाद कांग्रेस से निकले हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह और कुछ नेताओं ने जन मोर्चा बनाया जनता दल के सपोर्ट से, और उसके बाद में जो राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस फिर हार गई। वो एक सीट थी जब 89 में अशोक गहलोत को हार का सामना करना पड़ा था। तो जिंदगी में इतने चुनाव लड़े, 77 में पहला चुनाव लड़ा और 1923 में दूसरा चुनाव, मतलब 46 साल से वो जमीनी जो चुनाव की राजनीति उसमें है, और 2 बार हारे, लेकिन दोनों बार वो लहर थी जो कांग्रेस के खिलाफ थी, और उसमें कांग्रेस के अच्छे अच्छे सूर, मतलब इंदिरा गांधी तक को 77 की लहर में हार का सामना करना पड़ा, संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा। तो मैं अशोक गहलोत की जो 55 साल की जो राजनीतिक यात्रा है, जो 73 में लगभग उन्होंने शुरू किया था, जब वो NSUI के प्रेसिडेंट बने थे राजस्थान के, तब से लेके जो ये 52-53 साल की उनकी राजनीतिक यात्रा है, उसमें कई पड़ाव आए उनकी राजनीतिक जीवन में। वो मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस संगठन में भी रहे लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने जो राजनीति की वो अलग पैमाने की राजनीति रही। उसने कांग्रेस संगठन को भी बहुत कुछ दिया, और उसने उन नए कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण भी जगी कि अगर एक सामान्य परिवार से आया व्यक्ति अगर राजनीति में संघर्ष करके इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो कहने का मतलब है कि राजनीति में राजस्थान की हो चाहे देश की राजनीति, आज हम जो विषमताएं देख रहे हैं उसमें पैसे की, अपने और जाति समीकरणों से राजनीति करने की, बाहुबल की, उसमें अशोक गहलोत एक ऐसी साफ सुथरी छवि का चेहरा है जिसकी न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर भी पहचान है, और ये कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी से पहले कांग्रेस में मोहनलाल जी सुखाड़िया भी फिर 1954 से लेकर 1971 तक लगभग 17 साल वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सुखाड़िया जी और अशोक गहलोत के कार्यकाल में मैं 2 एक बड़े अंतर देखता हूँ। पहला अंतर कि जिस समय सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस का वर्चस्व था, उस समय विपक्ष राजस्थान में बहुत कमजोर था। तो सुखाड़िया जी ने जो 17 साल राजनीति की, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण था, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज नहीं थी। कांग्रेस मजे से चुनाव जीतती थी और मुख्यमंत्री के रूप में उनको 17 साल काम करने का मौका मिला। लेकिन अशोक गहलोत जिस समय आए 77 में, तो पहली जो उनकी चुनावी यात्रा थी 1977 में, आज 15 जून के दिन जो परिणाम आए थे, उस समय देश की तस्वीर बदल चुकी थी। 77 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी, और राज्यों में भी बहुत से राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 77 के बाद जो अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मतलब सुखाड़िया जी 17 साल रहे और अशोक गहलोत 15 साल। दूसरे राजस्थान में ऐसे राजनेता हैं जिन्हें 15 साल काम करने का मौका मिला। तो अशोक गहलोत के सामने विपक्ष मजबूर था। 77 में चुनाव हारे, 80 में लोकसभा का चुनाव जीते, और 80 में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल को। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती गई। उनके सामने भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह और ऐसे बड़े नेता थे विपक्ष के। तो मैं अशोक गहलोत की राजनीतिक यात्रा को एक अलग अध्याय के रूप में देखता हूं, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति में अर्जित किया वो अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जो उनका समर्पण भाव रहा, उसके कारण वो आज यहां तक पहुंचे हैं। और जब मुख्यमंत्रियों की बात चली है मिश्रा जी, तो ये बताएं कि बतौर मुख्यमंत्री आप गहलोत साहब का के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं। देखिए, राजस्थान में जैसे मैंने पहले कहा अनेक मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन 4 मुख्यमंत्री ऐसे कि जिन्होंने एक लंबा समय मुख्यमंत्री पद पर बिताया है। मोहनलाल सुखाड़िया जिनकी चर्चा अभी की, 17 साल रहे। उसके बाद अशोक गहलोत 10 साल लगभग भैरव सिंह शेखावत रहे, और 10 साल वसुंधरा राजे। बीच बीच में कई हरदेव जोशी, बरकतुल्ला खां भी रहे, शिवचरण माथुर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया भी रहे, बाकी और मुख्यमंत्री रहे।
लेकिन इन चारों के जो कार्यकाल में हम देखें तो जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो 1998 में भैरव सिंह जी 90 से 98 तक 8 साल उन्होंने शासन किया और 98 जब चुनाव हुए तो पहली बार राजस्थान में किसी भी राजनीतिक दल को 153 सीटें मिली, जो आज तक का कांग्रेस के लिए रिकॉर्ड है। हालांकि बाद में बीजेपी ने 163 सीटें जीती वसुंधरा के नेतृत्व में, लेकिन कांग्रेस के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था कि 8 साल की सत्ता के बाद उनको सत्ता मिली। और जब आए तो उनका फोकस जो था गरीब कल्याण, पिछड़े लोग, जो समाज के पिछड़े लोग हैं जिनको आजादी के इतने साल बाद भी पूरी तरह न्याय नहीं मिला, उनको न्याय दिलाना, उनके गरीब जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ के आए, और युवाओं के लिए कि युवाओं को जो राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए या उनके नौकरी या उसमें कामकाज में उनको जो सरलता मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो विशेष प्रयास किए। और यही कारण है कि जब देश के अशोक गहलोत जब 3 बार अलग अलग कालखंड में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान की तस्वीर उजली नजर आती थी। अपराध उस समय कम हुए, भ्रष्टाचार जो राज्यों में हम देखने को मिलते हैं, इक्के दुक्के अपवाद हर दौर में कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राज्य हो, होते हैं। लेकिन अशोक गहलोत का जो पूरा प्रयास रहता था वो एक तो नौकरशाही पे लगाम लगाना, कि जितनी भी सरकारों में एक जो आरोप लगते हैं ना, वो लगते हैं कि नौकरशाही काम नहीं करने दे रही या सरकारी काम को अटकाती है, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं। कि कोई भी काम है, कोई योजना बन गई, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, उसका जो क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन देर से होता है। तो अशोक गहलोत ने तो जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे जो, मैं लगाम तो नहीं कहूंगा कि उस पे लगाम लगाई, लेकिन हाँ उसको इस बात के लिए पाबंद किया कि जो भी योजनाएं सरकार की बन रही हैं वो योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो, और जो गरीब पिछड़े वर्ग महिलाओं उनको जो लाभ मिलना है वो लाभ उनको लगातार मिले। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का और सियासत का जो कॉम्बिनेशन गहलोत साहब के दौर में रहा वो बहुत अच्छा रहा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कि ये देखिए, शासन व्यवस्था होती है, एक तरफ तो होता है सरकार, सरकार के 2 पहलू होते हैं, 2 पहिए उसको कह सकते हैं। एक तो मंत्री जो नीति बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, मंत्रिमंडल वो उसको करता है। देखिए, उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारी महकमा होता है, संभागीय आयुक्त होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, पूरा तंत्र होता है। तो जो सरकार नीतियां बनाती है, निर्णय लेती है, उस नीति और निर्णय का क्रियान्वयन अगर ठीक ढंग से होता है तो वो सरकार सफल मानी जाती है। और अशोक गहलोत कई मायनों में इन मुद्दों पर जो सरकार चलाने का है, जैसे कई जगह मामले उठते हैं कि यार अधिकारी सुनते नहीं है, नेताओं की सुनते नहीं है और वो अपने तरीके से फैसले लेते हैं। देखिए, अशोक गहलोत चूंकि राजनीति में नीचे जमीन से उठ के आए थे, जो आदमी संघर्ष करके आता है उसे जमीनी हकीकत का पता होता है कि भाई कहाँ ये जो योजना बनी है इसमें अगर देर हो रही है तो कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नहीं है। तो उनकी जो एक नजर रहा करती थी राजनीति के अंदर, 2 जो पहिए हैं उन दोनों पहियों को जब तक बराबर नहीं चलेंगे, एक पहिया अगर तेज भाग रहा है और दूसरा पहिया अगर कम स्पीड में है तो सरकार लड़खड़ाएगी। तो अशोक गहलोत जो 3 उनके टर्म रहे पूरे, और पूरे 5-5 साल उन्होंने टर्म किए। इससे पहले राजस्थान में बहुत सी बार जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, वो चाहे हरदेव जी जोशी बने हो, बरकतुल्ला खां जी बने हो, शिवचरण माथुर जी बने हो, हीरालाल देवपुरा भी रहे, ये अपना कार्यकाल 5 साल का कभी पूरा नहीं करते। सुखाड़िया जी के बाद अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि जब 90 से लेके आज तक, मतलब 35 साल में राजस्थान में कांग्रेस का एक ही मुख्यमंत्री रहा, अशोक गहलोत। बीजेपी में तो फिर भी भैरव सिंह जी रहे, फिर वसुंधरा जी आई, उसके बाद अब भजन लाल जी आए, लेकिन 90 के बाद राजस्थान में कांग्रेस का एक ही मुख्यमंत्री रहा। और उसका कारण मुझे जो नजर आता है वो यही है कि उनमें सरकार चलाने की जो एक क्षमता थी, वो सबको साथ लेकर, सबको का मतलब अपने मंत्रिमंडल को भी और
अधिकारियों को भी। तो दोनों को साथ लेकर जब सरकार चलती है तो उसके नतीजे दूसरे होते हैं। और जब सरकार में मतभेद हो, मंत्रियों में मतभेद हो, अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुने, फाइलें दबी रहे, तो वो जो सरकार चाहती है वो नतीजे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते। अच्छा, गहलोत साहब सांसद भी रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो केंद्र सरकार में उनकी भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो अशोक जी 98 में जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 80 से लेके और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने तब तक वो केंद्र की राजनीति में थे। 80 में चुनाव जीता उन्होंने, फिर 84 में चुनाव जीता, फिर 91 का लोकसभा चुनाव जीता, फिर 96 का जीता, फिर 98 का जोधपुर से। तो उससे पहले वो केंद्र की राजनीति में रह के आए थे। उनको प्रशासनिक अनुभव जो काम काज का है, जब आदमी संसद में बैठता है ना तो व्यापक दृष्टिकोण होता है। राज्यों में एक राज्य तक नेता की सोच सीमित रहती है कि मुझे इस राजस्थान का विकास करना है, सीमित एक दायरा होता है। लेकिन जब आप संसद में बैठते हो और वहां मंत्री के रूप में अशोक जी ने काम किया, 2 बार मंत्री रहे और इतने साल तक जब वो सांसद रहे, लगभग 15-16 साल, तो वो सांसद के रूप में जो उनको अनुभव मिला जी, उसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उसका फायदा राजस्थान में मिला। और फिर उनके जो संपर्क होते हैं, राजनीति के अंदर बहुत सी चीजें होती है कि विचारधाराओं का टकराव, जैसा आज आप देखते हैं कि राजनीतिक दल और नेता उनमें टकराव इतना हो गया है कि संसद हो या विधानसभा वो चल नहीं पाती, हो हल्ला रहता है। देखिए, अशोक जी जब दिल्ली में रहे, केंद्र की राजनीति में रहे और 80 से लेके जब वो 98 तक मुख्यमंत्री बने तो उस समय ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और 96 से 98 का दौर एक ऐसा है जिसमें अटल जी की 13 दिन की और फिर 13 महीने की सरकार रही। तो केंद्र में रहने से अशोक जी के जो संबंध बने दूसरे राजनीतिक नेताओं से और ब्यूरोक्रेसी में, अधिकारी वर्ग में, आईएएस जो होते हैं जिसको कहते हैं, जो वास्तव में सरकार चलाते हैं, तो जब यहाँ आए तो वो जो केंद्र का फायदा है, जो उनका अनुभव रहा, वो राजस्थान में भी उनके कामकाज में देखने को मिला। और यही उनकी जो 5-5 साल पूरे उन्होंने कार्यकाल किए और जो अपनी नीतियां, जो अपनी कार्यक्रम जो लागू करवा पाए, उसका मूल कारण यही रहा कि अशोक जी में जो नेतृत्व क्षमता केंद्र के अनुभव से मिली और फिर यहाँ जो 15 साल के कामकाज से मिली, उसमें एक अलग तरह का निखार आया। जी। गहलोत साहब को खांटी कांग्रेसी माना जाता है, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस संगठन में इनकी भूमिका क्या रही? देखिए, खाटी नेता उसे माना जाता है कि जिसकी जमीन पे पकड़ हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो विचारधारा के प्रति डगमग नहीं हो। हम पिछले अगर 20, 25, 30 साल का उदाहरण देखें तो देश में बहुत से बड़े बड़े कांग्रेसी नेता उन्होंने दल बदल कर लिया। राजस्थान में भी कई नेता पार्टी छोड़ के गए और केंद्र में भी कई नेता पार्टी छोड़ के गए। वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, वो चाहे जतिन प्रसाद हो, या और के एस.एम. कृष्णा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, भजन लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी हो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। नारायण दत्त तिवारी जी थे, अर्जुन सिंह जी थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई, अपनी तिवारी कांग्रेस। लेकिन अशोक गहलोत, कोई भी दौर रहा हो राजनीति में, हर पार्टी हर समय सत्ता में नहीं रहती। ऐसे दौर भी आए जब 96 से लेके 2004 तक केंद्र के अंदर देवेगौड़ा भी रहे और इंद्र कुमार गुजराल भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। तो बहुत से मौकों पे ऐसा लगा कि कांग्रेस अब खत्म हो गई। 2014 का चुनाव आपको याद होगा, कांग्रेस 44 सीटों पे आ गई थी और राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। बहुत से नेताओं में उथल पुथल हुई, उसके बाद छोड़ के गए। उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी कि कांग्रेस में कहीं हम रह के हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म तो नहीं हो जाएगा। लेकिन उस दौर में भी अशोक गहलोत वो मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे। तो आपने जो खाटी नेता वाली बात कही है ना, खाटी नेता वो होता है, खाटी नेता वो नहीं होता कि जो
जरूरत के साथ अपने आप को बदल ले। मतलब कि आज मुझे कांग्रेस कमजोर लग रही है तो मैं इधर चला जाऊं, कल फिर इधर आ जाऊं। खाटी नेता वो होता है कि नहीं, अपनी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसे ये नहीं चिंता होती कि भाई ये मुझे पद अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो विचारधारा के प्रति समर्पण जिन भी नेताओं का रहा है, बात अशोक गहलोत की हम आज कर रहे हैं, क्योंकि आप आजादी के 78 साल बाद के जो राजनीतिक इतिहास में देखेंगे कि जो भी नेता वो पार्टी के साथ अगर बंध के रहा है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहा है। और जिन नेताओं ने क्षणिक फायदे के लिए दल बदल किया या अपनी पार्टी बनाई, उनमें एक आध नेताओं को आप छोड़ दो, लेकिन बाकी नेता फिर वो आगे पनप नहीं पाए। अशोक गहलोत जमीन से जुड़े रहे, केंद्र की राजनीति की, लेकिन राजस्थान के प्रति उनका विशेष वो रहा, लगाव रहा, क्योंकि वो मानते थे कि नहीं, राजस्थान में रहकर मैं बेहतर ढंग से राजस्थान की सेवा कर सकता हूं और पार्टी की सेवा कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत खाटी नेता भी रहे और राजनीति का जो जादूगर उनको कहते हैं वो इसी वजह से कहते हैं। मेरा अगला सवाल मिश्रा साहब इसी बात पे था कि गहलोत साहब के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि उन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, राजनीति का जादूगर, देखिए जादूगर उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी एक बड़े जादूगर थे। और घरेलू जो माहौल होता है उस पर आपको निश्चित रूप से असर पड़ता है। लेकिन स्टेज पे का जो जादू है और राजनीति का जादू है उसमें अंतर है। वहां आप जादू नहीं होता, वो ट्रिक होती है, आपके हाथ की सफाई हो। तो वो हाथ की सफाई में आप जितने पारंगत होगे उतना जादू आपका सफल होगा स्टेज पे। लेकिन राजनीति में राजनीति का जादूगर बनने के लिए आपकी जमीन पर और कार्यकर्ताओं पर अगर पकड़ नहीं है तो आप जादूगर नहीं कहला सकते। दो उदाहरण देना चाहूंगा मैं जी। पिछले अभी मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा का चुनाव होता है और कमलनाथ जी वहां मुख्यमंत्री बनते हैं। 1.25 साल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं और कांग्रेस के 20-25-30 विधायक दल बदल कर लेते हैं। कमलनाथ जी की सरकार गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी वहां फिर सत्ता में आ जाती है। जी। कर्नाटक का उदाहरण हमारे सामने है, कांग्रेस की सरकार बनती है लेकिन वहां भी इसी तरह विधायकों का दल बदल होता है और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो जाती है। आपको ध्यान होगा राजस्थान में भी ऐसा एक प्रयास हुआ था। कांग्रेस के कुछ एमएलए गुड़गांव, दिल्ली होटलों में रहे जी। और अधिकांश लोगों का उस समय मानना था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है, जो कर्नाटक में सफल हुआ और मध्य प्रदेश में भी सफल हुआ, वो शायद राजस्थान में भी उसकी पुनरावृत्ति होगी और अशोक गहलोत सरकार यहां गिर जाएगी। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस विधायकों का बैठना, वो हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार थी, जी। वहां अगर वो इतने दिन बैठे रहे तो सबको लगा था कि सरकार आज गई कल गई, कुछ ना कुछ होगा। जी। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे राजस्थान पूरे देश ने देखा कि तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस के एक वर्ग ने जो सरकार गिराने के प्रयास किए, उस वर्ग का ये कहना है कि नहीं, हम सरकार गिराने के लिए नहीं गए थे। लेकिन राजनीति में जो थोड़ी बहुत ABC भी जानता है राजनीति की, उसको ये पता था कि ये जो विधायक गुड़गांव गए हैं किस लिए गए। लेकिन अशोक गहलोत ने वो सरकार नहीं गिरने दी और दिल्ली वाले अपने आला कमान से कह दिया, नहीं आप निश्चिंत रहो, यहां मैं हूं। जी। तो वो जो सरकार नहीं गिरी, राजनीति का जादूगर इसे कहते हैं। दूसरे और एक दो उदाहरण ऐसे हैं, आपको याद होगा गुजरात में जब 2017 के चुनाव हुए तो अशोक गहलोत जी को वहां पे प्रभारी बना के भेजा, चुनाव प्रभारी। जी। और गुजरात वो राज्य जहां 1995 से लेके आज तक लगभग 30 साल हो गए हैं, वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, सत्ता से बाहर। और वहां बीजेपी जो है 182 सदस्यों की विधानसभा है गुजरात की, वहां 120-125 सीटें जीतती थी। अशोक जी गए तो उन्होंने जमीनी हकीकत समझा और राजस्थान से चूंकि गुजरात जुड़ा हुआ है, लगता हुआ है, यहाँ के भी बहुत से कार्यकर्ता गए और वो पहला मौका शायद पिछले 30 साल में था जब भारतीय जनता पार्टी 125-30 की बजाय 99 पे रुकी
और कांग्रेस जो 30-40 सीटें आती थी, 35-40, वो कांग्रेस 77। कहने का मतलब है कि जो अंतर 100 सीटों का रहता था, लगभग 80 सीटों का, वो अंतर अशोक जी ने 20 सीटों पर ला दिया। 77 और 99, मतलब 22 सीटों का अंतर रह गया। 10 सीटें अगर और होती, कांग्रेस अगर जीत जाती, तो शायद वहां पहली बार सरकार बन सकती थी। तो ये राजनीति का जादूगर इसे कहते हैं कि अपनी सरकार नहीं गिरने दी, और जहां भी संगठन ने उनको भेजा, जिन राज्यों में चुनाव के दौरान कांग्रेस के पर्यवेक्षक के रूप में भेजा हो, या प्रभारी के रूप में भेजा हो, या जिस रूप में भी उनको भेजा, वहां जाके उन्होंने ये साबित किया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। राजस्थान में उन्होंने साबित किया सरकार कैसे बचाई जाती है। तो इसलिए राजनीति का जादूगर जिसे कहते हैं ना, वो उपाधि कोई एनजीओ, कोई सरकारें नहीं देती। वो उपाधि आप, हम, पत्रकार, जनता ये देती कि यार तो वो आदमी तो जादूगर है। हम देशी भाषा में, राजस्थान की भाषा में बोले, अशोक जी तो जादूगर है। मतलब जादू, उन्होंने कोई वैसा जादू नहीं दिखाया, लेकिन जो उन्होंने किया पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए बचाने के लिए, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद। राजनीति में अगर आप हो, तो जब तक साम दाम दंड भेद, जहां जिस चीज की जरूरत हो, उस अस्त्र का उपयोग यहाँ करना चाहिए। अशोक जी उसमें पारंगत है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने जो अपनी सरकार को बचाया, और दूसरे राज्यों में जहां उनको भेजा गया, वहां उन्होंने अच्छे नतीजे देने का प्रयास किया। आज का युवा राजनीति से दूर होता जा रहा है, जबकि एक दौर था, आपको याद होगा, कि अशोक गहलोत युवा नेता के तौर पे बहुत मशहूर थे और युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन अब एक चीज नजर आ रही है कि युवा वर्ग धीरे धीरे राजनीति से दूर हो रहा है। युवा वर्ग को क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, अशोक गहलोत को, एक आपने सवाल जो किया, अशोक गहलोत को एक दौर में युवा नेता माना जाता था। मैं मानता हूं शायद आज भी वो युवा नेता हैं। उस समय वो जब 40 साल के थे, तो वो खुद युवा थे, तो युवा नेता थे। आज वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए मैं उनको युवा नेता मानता हूं। राजनीति के अंदर अरिंदम जी, एक दो चीजों से राजनीति नहीं चलती। इतने लंबे समय की राजनीति अगर आपको करनी है ना, तो धैर्य पहली चीज, जी। समर्पण, धैर्य, समर्पण, और पद की इच्छा किए बिना अगर आप राजनीति करते हैं, तो मेरा मानना है कि शायद आप ज्यादा सफल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में पद की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए पद अगर सब कुछ हो जाए, आपका लक्ष्य पद पाना हो जाए, तो ऐसे राजनेता शायद सफल नहीं होते। आप अगर मेहनत से काम करोगे, धैर्य रखोगे, समर्पण के साथ राजनीति में लगे रहोगे, तो पद आपको अपने आप मिलेगा। इसका एक जो अशोक गहलोत पे एक मैं उदाहरण देता हूं कि 98 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए, अशोक जी दिल्ली की राजनीति में थे, सांसद थे। 47-48 शायद उनकी उम्र रही होगी उस समय जी। 47-48 साल की उम्र रही होगी। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ, भैरों सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में पार्टी हारी, तो सवाल उठ रहा था कि उस समय मुख्यमंत्री कौन। याद होगा आपको भी। बिल्कुल। और बड़े बड़े नाम थे उस समय, परसराम मदेरणा जी। चंदनवल बैत, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह शक्तावत, नवल किशोर शर्मा, शीश राम ओला, कमला बेनीवाल, गिरजा व्यास, और भी दो चार नाम शायद रह गए होंगे। और इनमें से अधिकांश नेता ऐसे थे कांग्रेस के जो अशोक जी से सीनियर थे, उस मायने में कि उनके पास राजनीतिक अनुभव ज्यादा था। उदाहरण के लिए खेत सिंह जी राठौड़ है, वो 52 से विधायक थे। पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए, 52 में भी वो विधायक बने, 57 में भी बने, 62 में भी बने, 67 में भी बने। कमला बेनीवाल 57 से राजनीति में थी, जबकि अशोक जी तो 77 में आए। तो आला कमान के सामने बहुत से चेहरे थे कि किसको बनाया जाए। उस समय मांग उठी थी एक बार के राजस्थान में कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, और जाट हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। ये कांग्रेस के एक वर्ग का कहना था, परशुराम मदेरणा जी को बनना चाहिए, नवल जी को बनना चाहिए। नवल जी भी बहुत सीनियर है।
जाटों में परशुराम मदेरणा नहीं तो शीशराव ओला बनने चाहिए जी। खेत सिंह राठौर, कई नाम थे, लेकिन आला कमान ने अशोक गहलोत पे मोहर क्यों लगाई? अगर हम इस पे चिंतन मनन करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि अशोक गहलोत उस 98 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 3 बार मुख्यमंत्री क्यों बने? उसका जो मैंने सीधा सा कारण बताया, समर्पण, धैर्य, और उसी के साथ वो जो मैंने पहले बोला था कि आप राजनीति में जब निष्ठा आपकी डगमगाती नहीं है ना जी। तो आला कमान ये भी ध्यान में रखता है। ये तो बाद में रखा, लेकिन अशोक जी को जब 98 में होना है तो वो 47 साल के थे, केंद्र की राजनीति का उनको अनुभव था। और जो जातीय समीकरण होते हैं ना, कहा तो जाता है कि जाट राजस्थान में आज तक नहीं बना, ठीक है, वो राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि वो जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते, किसे बनाते हैं। लेकिन जो टकराव की राजनीति जाट राजपूत गुजर मीणा जो होती है, शायद आला कमान को लगा हो कि जाट बनेगा तो कोई राजपूत नाराज नहीं हो जाए, गुजर बनेगा तो मीणा नाराज नहीं हो जाए, तो उन्होंने अशोक जी को चुना कि माली समुदाय के हैं, वो समुदाय के जो टकराव की राजनीति में ज्यादा नहीं है। राजस्थान में देखते हैं कई बार संघर्ष होते हैं, चाहे वो गुजर आंदोलन हो या वो, ये माली समुदाय अपेक्षाकृत शांत माना जाता है। ये कारण भी हो सकता है, या युवा को मौका देने की कांग्रेस की जो रणनीति रही हो, वो भी इसका एक होता है। लेकिन एक बार कांग्रेस ने आपको अवसर दे दिया, लेकिन दोबारा और तीसरी बार देना, ये फिर वही युवाओं के लिए ये सोच का विषय होना चाहिए कि हमको अगर राजनीति में लंबी रेस लगानी है, यानी अधिक देर तक हमको रहना है, तो क्या ऐसी कार्यशैली अपनाई जाए जिससे उनको सफलता मिले। राजनीति में देखिए शॉर्ट जो रास्ते होते हैं ना, शॉर्टकट जी। वो तात्कालिक हो सकता है, आपको लाभ दे दे, कोई ऐसा हो जाए और आपको कुछ पद मिल जाए, लेकिन लंबी राजनीति में मैंने फिर कहा 73 से NSUI के राजस्थान के प्रेसिडेंट और 52 साल आज हो गए और अभी भी वो विधायक है जी। तो ये सब युवाओं को जो देखने की है ना, कि युवा देखे, और आप राजनीति में सबके आपकी जीवनी आपके सामने है, आप अगर उनकी नेताओं की जीवनी पढ़ लो, देख लो, समझ लो कि कौन आदमी स्थिर रहा, टिकाऊ रहा, समर्पित रहा, जिसने धैर्य रखा। तो मेरा तो ये मानना है कि अशोक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अशोक गहलोत का जो जीवन है राजनीतिक, वो एक खुली किताब है, उसको देखना चाहिए और ये सीख लें कि हम राजनीति में सिर्फ पद पाने के लिए नहीं आए। अगर हमारी संगठन के प्रति निष्ठा है, आज कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, 3 बार से चुनाव नहीं जीत पा रही, ऐसे प्रयास करें कि हम कांग्रेस के लिए ऐसा काम करें, पद अपने आप मिल जाएगा। अगर आप काम करोगे तो पद मिल जाएगा। बहुत से उदाहरण हमारे सामने है, राजस्थान में भी और देश में भी। बिल्कुल। गहलोत साहब के राजनीतिक भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो भविष्यवक्ता भी शायद नहीं बता सकते, जो भविष्य देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि अशोक गहलोत अभी राजस्थान में विधानसभा के 3.5 साल का समय है चुनाव का जी। और जहां तक मैं समझता हूं, अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं वो बंगाल में होंगे, तमिलनाडु में होंगे, केरल में होंगे और पुडुचेरी में होंगे। केरल में जो पिछली 2 बार से चुनाव हो रहे हैं, वह 16 में चुनाव हुए जी, फिर 21 में चुनाव हुए, वहां कम्युनिस्ट, केरल का इतिहास राजस्थान की तरह है, राजस्थान से भी ज्यादा लंबे समय से, कि वहां एक बार कांग्रेस मोर्चा आता था, वहां कांग्रेस समर्थित मोर्चा UDF और एक LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जी, 5 साल वो 5 साल वो। लेकिन 16 में भी LDF जीता और 21 में फिर जीता और P विजयन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मेरा आकलन यह है कि अगले चुनाव में केरल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहां P विजयन बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रह गए, जनता में भी नहीं और अपनी पार्टी के अंदर भी, पार्टी का बड़ा धड़ा उनके खिलाफ है जी। तो कांग्रेस केरल में अगली बार कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार, मेरा आकलन है ये कि वहां बनने जा रही है। तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में जो DMK मोर्चा है वो अभी मजबूत है
और वहाँ जो जयललिता जी के निधन के बाद जो अन्ना द्रमुक है, जी वहाँ थम्बी दुरई और जो दूसरे नेता हैं वो आपस में उनमें बैठ नहीं पा रही। कभी वो बीजेपी के साथ आते हैं, फिर बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, अब फिर खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वहां पे आज भी स्टालिन के नेतृत्व में जो डीएमके मोर्चा है वो फिर सत्ता में आ सकता है। और तीसरी जो बंगाल बड़ी लड़ाई है, वहां कांग्रेस और वाम मोर्चा मुझे वहां अस्तित्व में नहीं दिखते, पिछले चुनाव में भी नहीं थे। तो वहां जो चुनाव होगा उसमें ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टक्कर रहेगी और शायद बीजेपी के मुकाबले ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। तो अशोक गहलोत के जो आपने राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछा, निश्चित रूप से राजस्थान में भी 3.5 साल का समय है विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस आला कमान को अशोक गहलोत का उपयोग इन चुनावों में करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस के पास एक खड़गे जी हैं, अध्यक्ष हैं अभी, और 82 साल के हो गए, 83 में चल रहे हैं। एक आदमी की शारीरिक क्षमता भी होती है। अशोक जी अभी 73-74 साल के हैं, उनके मुकाबले युवा मानूंगा मैं, जो आपने युवा नेता की बात की थी, खड़गे जी के मुकाबले युवा नेता है, या केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो बड़े नेता थे या है अभी भी, वो शायद मध्य प्रदेश की राजनीति से अशोक गहलोत के मुकाबले उतने नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो आपस में उनकी जो कंट्रोवर्सी है, कई बार वो इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। तो अशोक गहलोत का मेरा मानना है कि ये, और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, 27 में ये चुनाव होने हैं जी, और उसी समय आपके कर्नाटक, गुजरात के पहले चुनाव होंगे 27 में, एंड में नवंबर दिसंबर में, और फिर 28 के उसमें कर्नाटक के चुनाव हैं, फिर राजस्थान के आएंगे। तो मेरा मानना है कि अशोक गहलोत अभी जो उनके पास राजनीतिक अनुभव है, और कांग्रेस केंद्र में जिस दौर से गुजर रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन 11 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है केंद्र की राजनीति में, और कर्नाटक हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, 2-3 राज्यों में उसकी सरकार है, झारखंड में मिली जुली सरकार है उनके साथ, हेमंत सोरेन के साथ। तो कांग्रेस को अशोक गहलोत का उपयोग आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में करना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास। और हो सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत देखने को मिले, क्योंकि अभी 82 साल के हैं खड़गे जी, और स्वास्थ्य कई बार आता है कि वो उम्र संबंधी जो होती है, इतनी उस उम्र में थकान वो, तो कांग्रेस के मैं केंद्र की राजनीति में आने वाले 3-4 साल में अशोक गहलोत के लिए मैं कम से कम बड़ी भूमिका देखता हूं, क्योंकि जो जितने नेता हैं कांग्रेस के पास, उनमें खड़गे जी या केसी वेणुगोपाल तो केंद्र में ही, बाकी राज्यों में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जिसकी पूरे देश में पहचान हो। पहचान सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके नाम के रूप में जानते हो, लेकिन अशोक जी को अगर आप पंजाब भी भेज दोगे, आप कर्नाटक भी भेज दोगे, तो वहां के 20-50 नेता उनके टच में होंगे, उनको जानते होंगे, और उनको वहां की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उस चुनावी जो गणित की राजनीति है, वो उनके शायद टिप्स पे होगी जी। तो मेरा मानना है कि अशोक गहलोत को अभी आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में किसी राज्य का प्रभार मिल सकता है उनको, या कोई और विशेष दायित्व सौंपा जा सकता है, चुनावी दायित्व सौंपा जा सकता है। जहाँ कमजोर राज्य है वहां उनको कहा जा सकता है कि आप संभालिए इसको। बाकी हम केंद्र की राजनीति में कांग्रेस या बीजेपी की राजनीति में क्या हो, मैं आपको ही नहीं कह सकता, लेकिन जो अशोक जी का अनुभव और राजनीतिक योग्यता और अनुभव जिसकी कांग्रेस को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे नेताओं की जो कभी डिगे नहीं, हमेशा टिके रहे धैर्य से और समर्पण से, जिन्होंने काम किया। तो ऐसे राजनेता की कांग्रेस को इस समय ज्यादा जरूरत है। तो अशोक जी का जो आने वाला समय है, मैं देखता हूं कि इनका उपयोग पार्टी करेगी और करना चाहिए। जी सोरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और साथियों, आपको कैसी लगी बातचीत, लेट्स माइक ऐप के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.